सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जो राजस्थान एलडीसी 12 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसका एक डिटेल एनालिसिस लेकर आए हैं कि जो आगामी एग्जाम है आपके एलडीसी के, उनमें आपको कौन से टॉपिक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अपन इस वीडियो में देखेंगे कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं, साइंस के कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और जीके का पेपर कैसा आया था। हर एक पेपर का यहाँ पे डीप एनालिसिस होगा और आपको रणनीति बताई जाएगी ताकि आप भी पेपर को आसानी से क्लियर कर सको। इसके बाद में अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि मिनिमम कितने सवाल आपको करके ही आने, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद में ये भी देखेंगे गुड अटेम्प्ट, यानी जो 12 अगस्त को जो लड़के पेपर दे के आए हैं, जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं, उनके लिए कितना सवाल अगर वो करके आए तो सेफ है और उनको टाइपिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि पहले चरण की बात करें कि जो 12 अगस्त को हो गया था। पहले चरण में जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थी थे, 3,30,705 अभ्यर्थियों को एग्जाम देना था। ठीक है, प्रथम सत्र का यहाँ पे मतलब है जो पहला पेपर हुआ था उसके सुबह वाला पेपर, ये शाम वाले पेपर में आप देख सकते हो कि 3,30,705 बच्चों में से केवल 1,76,531 बच्चे आए हैं। जबकि सेकंड पारी की बात करें तो उसमें भी और 3,000 ये बच्चे और कम हो गए हैं। तो टोटल 52% लोगों ने ये एग्जाम दिया है। यहाँ पर देख लो, लगभग 52% बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, यानी बहुत कम, आधे ही बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं। तो ये आपके लिए फायदा ये है कि बहुत कम बच्चे, फॉर्म बहुत ज्यादा ने भरा था लेकिन एग्जाम बहुत कम देने आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे गणित का पेपर का एनालिसिस। यानी आप गणित का पेपर, गणित सबको टफ लगती है, तो गणित के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट जो पार्ट है उनसे कितने कितने सवाल पूछे गए। तो पहला जो मेजर पार्ट है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब यह है कि जैसे बेलन का, गोले का, घन, घनाभ, आयतन, वर्ग, आयत, इन सब के क्षेत्रफल के फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। सवाल, कई सवाल, 5-6 सवाल थे सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड थे, तो आपको कम से कम इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए और इनके सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। हो सकता है कि अगले पेपर में 8 न आगे 5-6 भी आए, लेकिन इसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा रहा था। सेकंड जो पॉइंट है वो है 2D, यानी जो निर्देशांक ज्यामिति आप देखते हो। निर्देशांक ज्यामिति के सवाल एक्सट्रीम, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा बहुत ही इजी थे। अब जैसे उसमें दे दिया था कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको एक तो दो बिंदुओं के डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक अपन प्रवणता जो स्लोप होती है वो कैसे निकालते हैं, y बराबर mx प्लस एक जनरल इक्वेशन होती है। तो आप ये भी देख के जाएं कि प्रवणता, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर मान लीजिए कि एक पॉइंट सी दे दिया आपको और ये 2:5 में इसको डिवाइड करता है, तो सी पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के जो बेसिक फॉर्मूले वो आप जरूर तैयार करके जाएं। उसके बाद में है तीसरा पॉइंट है वो है त्रिकोणमिति के 3 सवाल, लगभग 3 सवाल पूछे गए थे। अब त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ना है। त्रिकोणमिति में एक तो जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी आपको वैल्यू एक अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। उसके बाद में जो 3 सरल समीकरण जिनको कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में बस ये आप जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो त्रिकोणमिति का आप जरूर याद रखो। बहुत ही आसान 2 सवाल थे, तीनों सवाल थे वो बहुत आसान थे त्रिकोणमिति के। इसके बाद में बात करें लॉगरिथम, ये काफी बच्चों के लिए नया है क्योंकि 10th के बाद में अगर किसी ने कॉमर्स या आर्ट्स ले रखी है तो उनको ये बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉगरिथम को आपको क्या पढ़ना है। तो लॉगरिथम के 5 फॉर्मूले हैं। ठीक है, उन 5 फॉर्मूलों को आप अगर कर लेते हो, उसके बाद में उन 5 फॉर्मूलों पर बेस्ट 5 सवाल कर लो, आपकी गारंटीड है कि आप लॉगरिथम के अगर जितने भी, अब जैसे अभी 3 सवाल आए थे, तो आगामी एग्जाम में चाहे कितने ही सवाल हो आप जरूर सही करके आओगे। जैसे ये पता होना चाहिए कि जैसे log m गुणा n क्या होता है, तो log m प्लस log n होता है। log m डिवाइड बाई n, n क्या होता है। इसके बाद में जैसे log m की घात n है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप ये जितने भी 5 है फॉर्मूला, इनको अच्छे से देख के जाए। आगे बढ़ते हैं कि कम एक्सपेक्टेड था कि जो माध्यिका है उससे 4 सवाल पूछे गए थे। माध्यिका मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। जैसे आप देखा होगा, जैसे अगले हो सकता है आगे वाले एग्जाम में बहुलक के बारे में सवाल पूछ ले, माध्यिका, मीन, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है। तो इनके जो बेसिक सवाल है वही देख कर जाएं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ज्यादातर जो सवाल थे वो एंगल वाले सवाल थे। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी आप देख लें कि ज्योमेट्री के सवाल भी पूछे गए थे। उसके बाद में उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या है, जैसे इनके सवाल भी आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। प्रतिशत
अब बात करते हैं जो क्वांट का जो चैप्टर है, इसमें एक तो प्रतिशत है, प्रतिशत के 2 सवाल थे, लाभ हानि के 2 सवाल थे, CISI के लगभग 2 या 3 सवाल थे। ठीक है, आसान सवाल थे ये। उसके बाद में एक समतुल्य बट्टा पे 2-3 सवाल, काफी 2-3 सवाल पूछे गए थे। तो समतुल्य बट्टा भी आपको निकालना आना चाहिए। एक बार आप जो गणित का पेपर आए उसका आप पूरा सोल्व करो उसको, और देखो कि कौन कौन से सवाल नहीं आ रहे हैं। हालांकि मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, फिर भी आप उन चैप्टरों सवाल की प्रैक्टिस करें, और उनके ज़्यादा से ज़्यादा इन जैसे क्षेत्रफल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसमें मिलेगा। अब CISI है जो सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, इसके भी 2-3 सवाल थे। इसके अलावा आप एक द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण, उसके सवाल भी जरूर करके जाएं। ठीक है, द्विघात समीकरण में मूल कैसे निकालते हैं, इनका एक द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो भी आप जरूर पढ़ के जाएं। एलजेब्रा में बहुत कम पोर्शन था, एलजेब्रा के सवाल भी बहुत 2-3 सवाल थे। तो ये रहा आपके सामने गणित का पेपर, और अगर जिन्होंने ये एग्जाम दिया तो उनके कितने सवाल सही होने चाहिए। तो इस पेपर में कम से कम 35 से ज़्यादा सवाल सही होने चाहिए, उसके कुछ चांसेस बन सकते हैं। हालांकि टोटल अपने को पता है कि जनरल वालों के लिए 40% कट ऑफ है, तो पेपर बहुत ही इजी था, इसको अपन हार्ड नहीं कह सकते पेपर का। अगर किसी ने जैसे लॉगरिथम नहीं पढ़ रखा है, माध्यिका नहीं पढ़ी है, उन्हें कौन कम पढ़ रखा है, तो उनके लिए पेपर टफ होगा। बाकी अगर कोई अगर 3-4 महीने से अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो आराम से 35 सवाल इजीली इसमें सोल्व कर सकता है। आगे के पेपर का एनालिसिस देखते हैं, यह है विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो साइंस का पेपर कुछ लगभग 20 सवाल तो बहुत सवाल इजी थे, कुछ सवाल बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड थे। हालांकि बहुत सर्च करना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए आपको। ज़्यादातर सवाल NCERT या बहुत ही बेसिक सवाल थे। 10 सवाल ऐसे थे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल थे, तो इसको अपन इजी नहीं कह सकते, ये होगा इजी से थोड़ा सा यानी एवरेज टाइप का पेपर था। ना आप इसको इजी कहेंगे ना इसको हार्ड कहेंगे। अब अब आपके अगर पेपर है तो कौन कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो पहला चैप्टर वो है प्रकाश। प्रकाश में क्या क्या आता है, तो प्रकाश में आपको एक तो ये पढ़ना है परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन, लेंस, दृष्टि दोष, और जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। ठीक है, जैसे परावर्तन का कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है, सूर्य का जो सूर्य का आकाश जो मतलब आकाश का रंग नीला दिखाई देता है उसका क्या कारण है, मर्ग मरीचिका, हीरा क्यों चमकता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन सब के आपको एक तो एग्जाम्पल देखे जाने। और लेंस के चैप्टर में, लेंस में आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो अपन प्रतिबिंब बनाते हैं ना, जैसे कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये चीज भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष है वो क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, कौन सा लेंस लगाते हैं, इनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है या बाद में बनता है, निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है। तो प्रकाश में ये सारे टॉपिक है, और कम से कम 4 से 5 सवाल आपको 100% इसमें मिलेंगे। क्योंकि अगर अपन जब RPC ने LDC का पेपर लिया था तब भी इनके इतने ही सवाल पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम में भी आपको कम से कम 4-5 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो आप प्रकाश में जितने भी अपवर्तन के उदाहरण है, परावर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, इंद्रधनुष कैसे बनता है, विवर्तन क्या है, और जो प्रिज्म से प्रकाश निकलता है किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, तो ऐसे संबंधी सवाल आप जरूर पढ़ के जाएं। और आप अगर इनको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप सारे सवाल सही करके आओगे। दूसरा पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है विद्युत धारा। RPC का जब LDC का पेपर हुआ था तब भी इतने 4 से 5 सवाल पूछे गए थे, और कल के पेपर में भी 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। और बहुत ही ये दोनों चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, आप टफ नहीं कह सकते। अब विद्युत धारा में आपको क्या पढ़ना है, विद्युत धारा में एक तो आपको ओम का नियम क्या है, ओम का नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए तभी काम बनेगा। फिर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर रो एल बाई है। तो प्रतिरोध किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर आता है एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, एमीटर पढ़ते हैं अपन, वोल्ट मीटर पढ़ते हैं। तो एमीटर को कौन से सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, इनकी जो धारा है, धारा की इकाई क्या है, और विभवांतर किस चीज से मापते हैं अपन। इसके बाद में एमीटर और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। फिर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के हो सकता है इस बार न्यूमेरिकल इस पे पूछ ले। तो श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है धारा, और समांतर क्रम में तो उसमें विभवांतर समान रहता है। इसके बाद में फ्यूज तार के बारे में जरूर पढ़ के जाएं, फ्यूज तार का बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। फ्यूज तार किसका बना हुआ रहता है, इस और आजकल हम MCB लगा रहे हैं, तो MCB की फुल फॉर्म क्या है, फ्यूज तार किससे बना हुआ रहता है। और इसके आगे आपको ये देखना है, सेल के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। 2 प्रकार के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इनके एग्जाम्पल क्या है, कौन सा कैसे इनके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। इसके बाद में विद्युत धारा में आपको ये भी देखना है, जो दिष्ट धारा जनरेटर होता है और जो जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर भी कहते हैं इसको हिंदी में।
तो दोनों किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फिर चुंबक के सवाल भी देख के जाने, चुंबक क्या है, और चुंबक से अपन एक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल पूछा ही गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, किसने इसकी खोज करी, वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो विद्युत धारा से ये महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। ये हो गया आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जिनको आपको पढ़ के जाना है और अच्छे से रिवाइज करके जाना है। उसके बाद में सवाल पूछे गए हैं आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि हेलोजन क्या है, सार धातुएं क्या है, नोबल धातु इनमें से कौन सी नोबल धातु है, हेलोजन इनमें से कौन सी धातु है। अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज में क्या फर्क पड़ेगा, दाएं से बाएं जाते हैं तो जो साइज में क्या फर्क पड़ेगा, विद्युत ऋणता में क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह के सवाल। ईंधन में आपको ये देखना है कि एलपीजी में क्या होता है, सीएनजी में क्या होता है, पावर एल्कोहल क्या होता है, डीजल में क्या होता है, डीजल पेट्रोल, जो और भी अपन जो शुष्क बर्फ क्या है, और भी ईंधन में ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं छोटे छोटे, इनके सवाल देख के जाएं। बहुलक में आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक का सवाल पूछा गया है, तो थर्मोसेटिंग के और कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं। पीवीसी का उपयोग कहाँ होता है, जो नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं टेफ्लॉन के, तो टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या है, पीवीसी का फॉर्मूला क्या है। तो बहुलक बहुत ही छोटा 15 मिनट का टॉपिक है, इसको भी आप जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद में कार्बन एवं उसके यौगिक, हालांकि इसके सवाल नहीं देखने को मिले थे, लेकिन कार्बन के सवाल जरूर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और कार्बन जैसे फुलरीन क्या है, फुलरीन के कोई सवाल पूछा जा सकता है। हीरा, ग्रेफाइट, कौन विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, हीरा कैसे बना हुआ रहता है, ग्रेफाइट की क्या संरचना होती है। तो ऐसे सवाल भी ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में अगला है टॉपिक, वो है सूत्र। इससे जनरल साइंस का चाहिए आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, सूत्र से हमेशा सवाल पूछे जाएंगे। सूत्र जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि लाल दवा का सूत्र क्या है, जैसे KMnO4 होता है। फिटकरी है, उसका सूत्र क्या है, फिटकरी का सूत्र पूछा जा सकता है। नीला थोथा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, कास्टिक सोडा क्या होता है, सल्फर जो जिप्सम होता है वो क्या होता है। तो इस तरह के जितने भी सूत्र हैं, जैसे फार्मिक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड क्या है, और एल्कोहल, मेथेनॉल, एथेनॉल, इस तरह के सवाल। और आईपीएससी नाम आप जरूर देख के जाएं, बेसिक से 1 से लेकर 10 तक, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूटेन, इनके नाम याद रखने हैं। किस तरह अपन नामकरण करते हैं, बहुत छोटे से आसान सवाल देखना है आपको, ऐसे नहीं है कि सारे आप CWH को क्या कहते हैं, इतना इतना नहीं जाना अपने को, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं वही पढ़ के जानी है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में कोशिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कोशिका में जितने भी कोशिका के पार्ट होते हैं, केंद्र क्या होता है, आरबी, ये इसमें और भी सवाल बनते हैं, जैसे तारकाय क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डीएनए आरएनए में क्या फर्क है, डीएनए आरएनए के प्रकार क्या है, डीएनए में कौन कौन से वो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जैसे एडेनिन, कौन से एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये कौन है, वो किसके साथ में जुड़ता है, यूरेसिल किसके साथ में जुड़ता है। रक्त में आपको ये ध्यान में रखना है कि रक्त की पीएच क्या है, पीएच संबंधी सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पीएच को एक अच्छे से पढ़कर जाए। 3-4 जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मानव के मूत्र की पीएच क्या होती है, दूध की पीएच क्या होती है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है। और रक्त की बात करें तो रक्त में आपको WBC क्या है, RBC क्या है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनकी आयु कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, प्लेटलेट क्या होती है। तो ये रक्त के बारे में आप पढ़ के जाएं। फिर आता है कि रक्त जो ग्रुप है, ठीक है, A किसको डोनेट कर सकता है, B पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है। ऐसे सवाल भी जरूर पढ़ के जाएं। रोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें आपको ये देखना है कि वायरस से कौन सा रोग होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। जैसे टाइफाइड का पूछ लिया तो एड्स से पूछ सकते हैं कि वायरस जनित रोग, इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है। जितने भी रोग बनते हैं वो सारे अच्छे से पढ़ के जाएं। उनके किस से होता है, जैसे मलेरिया किस रोग से, मलेरिया किस से होता है, ऐसे रोग जरूर पढ़ के जाएं। इनसे आपको मैक्सिमम बायोलॉजी के सवाल इन्हीं से मिलेंगे। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है विटामिन। तो विटामिन के जितने भी विटामिन ए से लेके जितने भी विटामिन ई है, के है, इनके एक तो केमिकल नाम क्या है, इनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, इनके भी आपको अच्छे से याद रख के जाने हैं। और इनकी कमी से हो गया तो ये विटामिन, कौन कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन कौन से विटामिन अपने शरीर की बॉडी के अंदर बनते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वसा क्या है, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। तो ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इनको पढ़ के जाओगे तो कम से कम आप आराम से 30 क्वेश्चन, 30 से ये 35 क्वेश्चन आप आराम से, 30 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ही आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि विज्ञान का पेपर किस तरह का था जो 12 अगस्त को हुआ। तो इसमें 10 सवाल तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड थे, बहुत ही मतलब अलग टाइप के सवाल थे और बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल थे। हर कोई इसको नहीं कर सकता, अगर कोई अच्छा पढ़ा हुआ भी है ना तो भी उसको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। लेकिन
20 से 25 सवाल बहुत ही इजी सवाल थे, जो हर कोई, अगर जिसने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं तो आराम से आप 20 से 25 सवाल तो करके आ जाओगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जीके में किस तरह से अपने को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जीके की, अगर राजस्थान जीके की बात करें तो करंट अफेयर से 7 से 9 सवाल पूछे जा रहे हैं, और सारे के सारे बेहद ही आसान सवाल थे। मैं इनको बिल्कुल भी टफ नहीं कहूँगा, बहुत ही आसान सवाल थे। और इसमें से मैक्सिमम जो 7 सवाल थे, 5 से 6 सवाल अपने चैनल पे एक करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी आपको, तो उनसे ही पूछे गए थे। 5 से जितने भी करंट अफेयर के सवाल थे, 1-2 सवाल को छोड़ के सारे सवाल इस चैनल की सीरीज पे पूछे गए थे। और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उनको जरूर देखें। छोटे-छोटे वीडियो हैं 10-10 मिनट के, उनको जरूर देखें और मैक्सिमम सवाल आपके करंट अफेयर के तैयार हो जाएंगे। अब ये कंप्यूटर के जनरल साइंस में, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया, कंप्यूटर का सवाल है तो वो जनरल साइंस में पूछे गए थे। 4-5 सवाल थे कंप्यूटर के, ज़्यादा ठीक ठाक सवाल थे, एवरेज सवाल थे। 5 सवाल आएंगे तो अगर आपने पढ़ा हुआ तो 2-3 सवाल आप आसानी से कर दोगे। राजस्थान जीके में आपको बजट अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बजट में क्या, कौन कौन सी सरकार ने नई योजनाएं लेके आई है, जैसे अभी पूछा गया था वो भैरव सिंह, तो आप सुंदर सिंह भंडारी योजना है उसका ध्यान में रखें। आप सुंदर सिंह भंडारी का पूछ सकते हैं। यूथ आइकन स्कीम क्या है, भामाशाह क्या है, डीजी फेस्टिवल है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा के बारे में आप जरूर पढ़ कर जाएं, जो जैसे जीडीपी कितनी है राजस्थान की, कितना नुकसान हुआ है, कितना बजट है राजस्थान सरकार का, जो महत्वपूर्ण है उनको आप जरूर पढ़ के जाएं। तो अब बात करते हैं कि जो अभी पेपर हुआ था उसमें कितने सवाल सही हो सकते हैं। तो इसमें देखें तो 25 सवाल हर कोई सही कर सकता है। राजस्थान जीके में एक चीज और ध्यान रखें, जो किसान आंदोलन है, एक तो किसान आंदोलन हो गए, एक राजस्थान का एकीकरण, एक प्रजामंडल, ये जो है ना ये सवाल, इनसे एक एक दो दो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो किसान आंदोलन को, प्रजामंडल आंदोलन को आप जरूर करके जाएं। इसके साथ में जो कला व संस्कृति है उसको भी आप जरूर, जैसे तीज जो त्योहार आते हैं उनको पढ़ के जाएं। राजस्थान की जो बोलियां हैं, जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं, इनसे भी सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप जरूर देखें। और आप पेपर का एनालिसिस, ये तो मेरा मेरे मेरे द्वारा एनालिसिस है, आप भी जरूर एनालिसिस करें और देखें कि आप कौन कौन से टॉपिक में कमजोर है, उसी हिसाब से तैयारी करें। अब बात करते हैं कि कितने सवाल आपको सही करने हैं। तो आपको पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में मिनिमम 61 सवाल तो आपको करने हैं। 61 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम कट ऑफ है वो 40% तो है। अगर 40% से कम आता है तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसके हिसाब से टोटल 61% बनते हैं, जो आपको पेपर 1 में भी करके आने, और पेपर 2 जो हिंदी और इंग्लिश का है उनमें भी आपको 61 सवाल जरूर करके आने, तभी आप मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करके आओगे। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम, तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है, अगर वो 95 के आसपास सवाल सही कर देता है, 95 जो एकदम एक्यूरेट सवाल है उसके कट कटा के, तो वो आराम से इस पेपर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेगा। कितनी भी कट ऑफ हो जाए, वो कम से कम 95 सवाल आपको सही करने हैं जनरल वाले को। ठीक है, ओबीसी एसटी एससी वो थोड़े अपने कम करके देख लें, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि कितने सवाल मिनिमम सही होने चाहिए। अब जिनका पेपर हो गया है वो टाइपिंग शुरू कर दे। अगर जिनको लग रहा है कि मैं आराम से 95 सवाल आंसर की सबने डाल दिए हैं, और जिसको लग रहा है कि मेरे 95 से ज़्यादा सवाल सही हो रहे हैं, तो अभी से टाइपिंग की तैयारी कर दे, क्योंकि टाइपिंग सबसे ज़्यादा टफ मानी जाती है। क्योंकि टाइपिंग में मिनिमम टाइम चाहिए होता है, 2-3 महीने चाहिए होते हैं अपने, तभी अपन अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, ताकि जितने भी आगामी पेपर होंगे उन सब के एनालिसिस यहाँ पर अच्छे से किया जाएगा, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। अगर आपका अगर अच्छे से रिस्पॉन्स रहा तो मैथ्स के तो कुछ टॉपिक है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति है, 2D हो गया, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, इसके बाद में जो माध्यिका है, त्रिकोणमिति है, इनके भी मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आगामी एग्जाम के लिए।